कंपनी कंपनी कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बिजनेस कैरी करता हो और रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, उसको कंपनी कहा जाएगा। ये खास बात है कि किसी भी एसोसिएशन को जो बिजनेस करता है, किसी भी ग्रुप को, तभी कंपनी कहा जाता है जब वो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। एक कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा, ऐसी कंपनी जो किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। एक पब्लिक कंपनी इनवाइट करती है आम पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर खरीदने के लिए लोगों को आमंत्रित करती है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी है जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के माध्यम से शेयर के ट्रांसफर को रिस्ट्रिक्ट करती है। मतलब इसके शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं, लोगों को नहीं बेचे जा सकते हैं। दूसरा, ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए और इसके जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो 200 तक होने चाहिए। यहां पे लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी एक स्पेशल टाइप की कंपनी है जिसकी व्यवस्था नए कंपनीज एक्ट में की गई है। ये भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन ये एक विशिष्ट टाइप की, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। इन जनरल केस किसी भी प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज। एक दफे किसी ने इससे रिगार्डिंग एक क्वेरी पूछी थी, अभी मेरे को याद आ गई। देखिए, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉइज का मतलब ये है कि इसमें एम्प्लॉय शामिल ना हो। इस ये 200 नंबर है, ये 200 केवल शेयर होल्डर्स का की संख्या है। मतलब मैक्सिमम जो शेयर होल्डर है वो 200 हो सकते हैं। एम्प्लॉइज इसमें शामिल नहीं है। एम्प्लॉय चाहे जितने भी हो, चाहे करंट एम्प्लॉय हो और चाहे पहले के एम्प्लॉइज हो। नेक्स्ट है 1% कंपनी, ओपीसी। कंपनीज एक्ट 2013 में व्यवस्था है 1% कंपनी की। जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था 1% कंपनी के लिए 2005 में। 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल 1% होता है जो कि कंपनी का मेंबर होता है। 1% कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो मेंबर है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। नो पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता है। माइनर माइनर ओपीसी का ना तो मेंबर हो सकता है ना नॉमिनी हो सकता है। ओपीसी कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकती है, ना ही किसी कॉर्पोरेट बॉडी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन। जनरली जब किसी पब्लिक कंपनी की बात की जाती है तो पब्लिक कंपनी से आशय एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है शेयर्स के माध्यम से, जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स का ज्वाइंट स्टॉक लगा होता है इसमें। कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में, जिसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं। जो प्रीवियस एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, उसमें 658 सेक्शंस थे। नए एक्ट में कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। जो नया एक्ट है उसने पुराने एक्ट 1956 को रिप्लेस किया और प्रेसिडेंट की इसको एसेंट मिली, सहमति मिली नए एक्ट को 29 अगस्त 2013 को, और इस तरह 12 सितंबर 2013 से ये प्रभाव में आ गया नया एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की फीचर्स, इसकी फीचर्स हैं क्लास एक्शन सूट फॉर शेयर होल्डर्स। इसमें एक व्यवस्था की गई है कि शेयर होल्डर्स के लिए क्लास एक्शन सूट्स एप्लीकेबल होगा। क्लास एक्शन सूट क्या होता है? क्लास एक्शन सूट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपने क्लास यानी कि अपने वर्ग के, यानी कि जो उसके जैसे व्यक्ति हैं, उनकी तरफ से, पूरे वर्ग की तरफ से वो व्यक्ति केस दायर कर सकता है अगर कोई अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई मामला है या इनका कोई लॉस हो रहा है इस पूरे वर्ग का। तो पूरे वर्ग में से एक व्यक्ति केस दायर कर सकता है जो सबकी तरफ से माना जाएगा। तो शेयर होल्डर्स के केस में अप्लाई हो गया नए एक्ट में। अब कोई एक शेयर होल्डर भी बाकी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे
केस दर्ज कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके साथ कोई बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कोई ठगी हो रही है। मोर पावर टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को नए एक्ट में ज्यादा पावर दी गई है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होगी। विमेन एम्पावरमेंट का ध्यान रखा गया है। विमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल टाइप की कुछ कंपनीज है उनके बोर्ड में 1 विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में 2013 एक्ट में ये कहा गया है कि कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने प्रॉफिट का पार्ट खर्च करना ही होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। नए एक्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। ये जो व्यवस्था हुई है इसने पुराने कंपनी लॉ बोर्ड को और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को बदल दिया, यानी कि इनकी जगह जो नए ट्रिब्यूनल है इन्होंने ले ली है। फास्ट ट्रैक मर्जर्स, फास्ट ट्रैक मर्जर्स कंपनीज एक्ट 2013 में प्रपोजल है कि अगर कोई मर्जर या अमेलगमेशन होना है तो उसको भी फास्ट कराया जाएगा, सिंप्लीफाइड उसके प्रोसीजर को कराया जाएगा। क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स को भी इसमें परमिट किया गया है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर जो है वो किसी भी उसमें हो सकते हैं। मतलब किसी भी का मतलब ये है कि एक इंडिया की कंपनी फॉरेन में जाकर के फॉरेन की कंपनी को मर्ज कर सकती है या फॉरेन कंपनी इंडिया में आके इंडिया की कंपनी को मर्ज कर सकती है। फॉरेन कंपनी मर्जिंग विद इन इंडियन कंपनी एंड वाइस वर्सा दोनों ही परमिटेड है, हालांकि उसके लिए आरबीआई की परमिशन रिक्वायर्ड होगी। प्रोहिबिशन ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग में प्रोहिबिशन के लिए व्यवस्था की गई है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स या जो की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन उन सभी पर्सन को कहा जा सकता है जो उस कंपनी में काम करते हैं, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं और उनके पास मैनेजमेंट की जानकारी संभव होती है, अवेलेबल होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोहिबिट किया गया है कि वो कंपनी के कॉल या पुट ऑप्शन में शेयर्स के में कोई लेन देन नहीं करेंगे। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कंपनीज एक्ट 2013 में एक प्राइवेट कंपनी के केस में जो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। पुराने एक्ट में 50 थी और नए एक्ट में प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर 200 हो सकते हैं। 1% कंपनी की व्यवस्था की गई है। 1% कंपनी में केवल एक ही डायरेक्टर होगा, एक ही शेयर होल्डर होगा। जबकि 1956 जो पुराना एक्ट था उसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर हो सकते थे, 2 डायरेक्टर हो सकते थे एक प्राइवेट कंपनी के केस में। लेकिन ये प्राइवेट के लिए व्यवस्था है और प्राइवेट के लिए ये व्यवस्था आज भी है, नए एक्ट में भी है। इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जोर दिया गया है, प्रेशराइज किया गया है। नए एक्ट में व्यवस्था की गई है ई गवर्नेंस को लेकर के। इसमें कोई कंपनी मेंटेन कर सकती है अपने डॉक्यूमेंट को और इंस्पेक्शन भी कराया जा सकता है डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। साथ ही साथ कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रख सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती है और वेबसाइट पे प्लेस कर सकती है। इंडियन रेजिडेंट एज ए डायरेक्टर, हर एक कंपनी में कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। इंडियन रेजिडेंट मतलब उसका प्रीवियस कैलेंडर ईयर में कम से कम 182 डेज वो रहा हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड, जो टोटल बोर्ड होगा डायरेक्टर्स का उसमें कम से कम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में भी रूल है कि वो लगातार 2 से ज्यादा अवधि, 5-5 साल वर्ष की 2 अवधि कर सकता है, उससे ज्यादा वो अवधि नहीं रहेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर्विंग नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस है वो कम से कम 7 दिन पहले दिया जाएगा बोर्ड की मीटिंग के लिए। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की जो फीचर्स हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है ये, मतलब एक इसको कानून की नजर में एक पर्सन माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, लॉ की नजर में इसकी एंटिटी इसके कंपनी से अलग होती है। जो कंपनी है उसकी जो एंटिटी का मतलब है कि कंपनी अपने आप में अपने मेंबर्स से एक अलग एंटिटी होगी। कंपनी वुड बी अ सेपरेट एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। अगर किसी एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है
तो उसके जो सक्सेसर्स होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, कंपनी आगे से आगे चलती रहती है, उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों के आने का, जाने का, शेयर बेचने का या किसी के डेथ होने का। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी होगी। कॉमन सील, जो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक पर्सन अपना सील यानी कि अपने सिग्नेचर करता है अपने डॉक्यूमेंट्स पे, ऐसे ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की सील होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी होगी शेयर्स की, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में फीचर होती है कि शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, अब एक कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो 4 स्टेजेस में बटा हुआ है, 4 स्टेप्स हैं कंपनी के बनाने के। सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, फिर है इनकॉर्पोरेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, इसके बाद है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब एक एक करके सभी को देखते हैं। सबसे पहले प्रमोशन ऑफ द कंपनी। प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की सबसे पहली स्टेज होती है, ये वो स्टेज होती है जब किसी पर्सन के माइंड में एक आइडिया आता है कंपनी को स्टार्ट करने का, किसी बिजनेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने का। जिस पर्सन के माइंड में ये आइडिया आता है और जो अपने आइडिया को आगे जनरेट, आइडिया पे आगे काम करता है, वर्कआउट करता है और कंपनी को कंपनी का रूप देता है, उसको कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक पर्सन होता है जो कंपनी के प्रमोशन की एक्टिविटी को पूरा करता है। उसके माइंड में आइडिया आता है बिजनेस स्टार्ट करने का और वो सारे शुरुआती स्टेप्स लेता है बिजनेस को चलाने के लिए और कंपनी का फॉर्म देने के लिए, कंपनी का रूप देने के लिए। प्रोमोटर जो होते हैं वो मनी कलेक्ट करेंगे बिजनेस चलाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने बिजनेस आइडिया को, फाइनेंस अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे एंटरप्राइज को, एक कंपनी का फॉर्म देंगे। कंपनी लॉ हैज नॉट गिवन एनी लीगल स्टेटस टू प्रोमोटर, यानी कि कंपनी लॉ में जो प्रोमोटर है इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है, इसको कोई कंपनी का अधिकारी नहीं माना गया है। उसकी जो पोजीशन होती है वो एक फिड्यूसरी पोजीशन होती है। फिड्यूसरी पोजीशन का मतलब होता है कि एक ऐसी पोजीशन होती है कि वो दूसरे लोगों के लिए काम कर रहा है और दूसरे लोगों के बिहाफ पे काम कर रहा है। एज पर सेक्शन 69 कंपनी एक्ट का सेक्शन 69 कहता है प्रोमोटर मीन्स ए पर्सन, प्रोमोटर का मतलब एक ऐसी व्यक्ति से है जो हु हैज बीन नेम्ड, जिसका नाम रखा गया प्रोस्पेक्टस में, आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92, मतलब कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम प्रमोटर दिया वो प्रमोटर है। दूसरा है हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसके एडवाइस के आधार पे, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज अकस्टम टू एक्ट, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो काम करता है। अब है फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर के फंक्शन क्या है? प्रोमोटर के फंक्शन है सबसे पहले वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, फिजिबिलिटी स्टडी करता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि वो एक अध्ययन करता है डिफरेंट टाइप के, कि संस्था जो जिसके बारे में वो सोच रहा है अगर उसको बनाया जाए तो क्या वो आइडिया अच्छा रहेगा, उसके लिए वो कई तरह की स्टडी करता है। 3 तरह की स्टडी करता है। टेक्निकल स्टडी, कि टेक्निकली वो जो आइडिया है वो सही है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबल है फाइनेंशियली, यानी कि इतना फाइनेंस हो जाएगा। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, क्या वो इकोनॉमिक आइडिया रहेगा, मतलब क्या उसमें प्रॉफिट अर्न हो पाएगा। नेम अप्रूवल, कंपनी के नेम का अप्रूवल लेना फंक्शन है प्रोमोटर का। फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है कंपनी का, तो उसके जो सिग्नेटरीज हैं उनको तय करना। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जैसे मर्केंटाइल बैंकर, ऑडिटर, इन सबको अपॉइंट करना। प्रेपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार कराता है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब है पोजीशन ऑफ प्रोमोटर। जो प्रोमोटर है उसकी पोजीशन क्या होती है? प्रोमोटर्स ना तो एजेंट होते हैं कंपनी के, ना ही वो ट्रस्टी होते हैं। वो पर्सनली लायबल होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं प्रोमोटर ने कंपनी के लिए। अगर कंपनी बनने के बाद ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रेटिफाई नहीं करती है तो उनके लिए पर्सनली लायबल रहते हैं प्रोमोटर्स, उनकी स्वयं की ही जिम्मेदारी रहती है। प्रोमोटर्स की एक फिड्यूसरी पोजीशन होती है जिसका वो मिसयूज नहीं कर सकते हैं। दे कैन मेक प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर वो इसको डिस्क्लोज करें, मतलब उसको वो बता करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। अगर वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट कमाते हैं, मतलब कोई प्रॉफिट कमाया और नॉन डिस्क्लोजर है, उसके बारे में बताया नहीं, तो वो सीक्रेट प्रॉफिट हो गया। ऐसे केस में कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है और रिकवर कर सकती है परचेज प्राइस जो भी प्रोमोटर को पे किया गया है।
It can also claim damage for the loss suffered due to the non-disclosure of material information. अगर कोई लॉस भी हुआ है तो उसको भी कंपनी क्लेम कर सकती है प्रोमोटर से। प्रोमोटर्स लीगली एंटाइटल नहीं होते हैं एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए, मतलब कंपनी बन गई, उनके खर्चे हुए थे, तो अपने खर्चों के लिए एज पर लॉ वो एंटाइटल नहीं है। हालांकि सामान्यतया जो कंपनी है वो उनके खर्चों को रीइंबर्स करती है। जितने भी प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चे होते हैं, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले के जो खर्चे होते हैं जो प्रोमोटर अपने पॉकेट से करता है, उनको कंपनी रीइंबर्स करती है, कंपनी उनको लौटाती है प्रोमोटर को। कंपनी रेम्युनरेट कर सकती है एक प्रोमोटर को, जो उसके एफर्ट थे उसके लिए कंपनी उनको एक अमाउंट दे सकती है, कैश दे सकती है या शेयर्स दे सकती है। कंपनी उनको शेयर या डिबेंचर अलॉट कर सकती है या उनको ऑप्शन दे सकती है कि फ्यूचर में वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे शेयर या डिबेंचर खरीद सकेंगे। रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल फॉर्मेलिटीज, जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी तो प्रोमोटर जो है वो एक एप्लीकेशन बनाएगा इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल किया जाएगा। जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो जाता है सारी फॉर्मेलिटीज से कि सारी फॉर्मेलिटीज ठीक तरह से की गई हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा कंपनी को, जो कि कंपनी का बर्थ माना जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो इसी को कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, और उस दिन से कंपनी लीगली बॉर्न मानी जाती है जिस दिन की डेट उस सर्टिफिकेट पे रखी होती है, पड़ी होती है। इट बिकम्स ए लीगल एंटिटी, इस कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है परपेचुअल सक्सेशन के साथ ऐसी डेट से, मतलब कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति बन जाती है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इस पे कम से कम 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में, और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 लोगों के साइन होने चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें 6 क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं, 6 वाक्य बोला जाता है इनको। ये जो 6 वाक्य होते हैं, 6 क्लॉज होते हैं, इसमें कंपनी की लिमिट्स होती हैं कि इन लिमिट्स से कंपनी बाहर नहीं जाएगी। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ। इस पे भी उन लोगों के साइन होने चाहिए जिनके साइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे होते हैं। इसमें कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एक प्राइवेट कंपनी को अपना आर्टिकल्स बनाना होता है, और एक पब्लिक कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है, पब्लिक कंपनी भी वो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, ऐसी कंपनी टेबल एफ अपना सकती है अगर वो आर्टिकल नहीं बनाती है तो। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स के नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ये सब देने होते हैं। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की एक रिटन कंसेंट होती है, सहमति होती है कि वो एग्री है डायरेक्टर बनने के लिए और वो क्वालिफिकेशन शेयर लेने के लिए और उनकी पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो भी प्रोमोटर्स ने किए हैं किसी के भी साथ, वो सब एग्रीमेंट भी महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा उसका एड्रेस देना होता है। ये एड्रेस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर भी दिया जा सकता है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन होती है, और ये डिक्लेरेशन दी जाती है एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, जो कंपनी के फॉर्मेशन में, कंपनी के निर्माण में इन्वॉल्व हो, या कंपनी का कोई डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी या मैनेजर कंपनी का अपनी तरफ से ये डिक्लेरेशन करता है कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी कर दी गई हैं। इस डिक्लेरेशन को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ फाइल किया जाता है। जब सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो कंपनी का नाम वो रजिस्टर में लिख लेता है, और रजिस्ट्रार इशू करता है सर्टिफिकेट, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं।
रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस महत्वपूर्ण दस्तावेज है, रिसिप्ट लगानी होती है, जो फीस रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है उसकी पेमेंट करके रिसिप्ट भी लगाई जाती है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एक प्राइवेट कंपनी या एक ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, विदाउट शेयर कैपिटल वाली पब्लिक कंपनी, तो कमेंस कर सकती है अपना बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त करने के बाद ही। लेकिन एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल वाली है, जिसको अपनी कैपिटल शेयर इशू करके रेज करनी है, उसको पब्लिक से शेयर कैपिटल रेज करनी है शेयर या डिवेंचर्स के माध्यम से, और इसलिए ऐसी कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है पब्लिक को शेयर या डिवेंचर सेल करने के लिए, और इस शेयर्स या डिवेंचर्स के माध्यम से उसको कैपिटल प्राप्त होती है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी कमेंस कर सकती है अपना पीजीटी कॉमर्स की बुक अवेलेबल है, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के नाम से। यह बुक काफी महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, खास तौर पे केवीएस, एनवीएस, DSSB, हरियाणा और बाकी स्टेट्स के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जो मटेरियल है अपडेटेड है और रिलायबल है, सिंपल लैंग्वेज है और स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा मटेरियल, लेटेस्ट जो ट्रेंड है एग्जाम्स का उसके मुताबिक। एमसीक्यू बैंक भी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा जो 600 के अराउंड पेजेस का स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ था ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से, पीजीटी कॉमर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के नाम से, वो पूरा स्टडी मटेरियल भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक अलग से दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यह बुक अवेलेबल है आपको अमेजोन पे भी। बिजनेस तभी जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाएगा। आफ्टर द कंपनी गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो जो पब्लिक कंपनी होती है वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है और अपने शेयर्स बेचती है। साथ ही साथ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट तय करती है। एज पर से भी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो 90% फिक्स है। कंपनी प्रोस्पेक्टस में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन्ड है वो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, बेचती है। जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो इसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करती है कि जो मनी था, रिक्वायर्ड मनी, वो प्राप्त किया जा चुका है। रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को और अगर सेटिस्फाई होता है तो वो फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जारी कर देता है। कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा अभी तक, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। अभी तक ये जो पढ़े हैं हमने फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म है सभी के सभी। तो प्राइवेट सेक्टर के जो फॉर्म है, अब कोई व्यक्ति कौन सा फॉर्म का चुनाव करे, इस बात को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो इस बात पे प्रभाव डालते हैं कि किस टाइप का फॉर्म बिजनेस का रखा जाए। कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप, एक बिजनेस को सेटअप करने में जो कॉस्ट या आसानी है वो देखी जाती है। अगर कोई आसानी से बिजनेस चलाना चाहता है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं चलाना चाहता, तो वो ऐसा बिजनेस चूज करेगा जो आसानी से बन जाए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। लायबिलिटी, अब ये केवल एक फैक्टर हुआ, सारे फैक्टर मिलकर के काम करते हैं। लायबिलिटी देखी जाती है कि कौन सा फॉर्म है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है या अनलिमिटेड लायबिलिटी है, तो जो सूटेबल होगा उस टाइप का बिजनेस चलाया जाएगा। कंटिन्यूटी देखी जाती है कि जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है क्या बहुत लंबे समय तक, तो कंपनी को प्रेफर किया जाएगा। मैनेजमेंट की एबिलिटी देखी जाती है। कैपिटल कंसिडरेशन देखा जाता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। डिग्री ऑफ कंट्रोल, ये देखा जाता है कि कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है क्या अपने बिजनेस में, और किस टाइप के बिजनेस में कंट्रोल कैसा रहता है। जैसे कंपनी के केस में कंट्रोल कम रहता है क्योंकि शेयर, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर कोई भी बन सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा कंट्रोल रहता है बिजनेस पे। नेचर ऑफ बिजनेस, अगला बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसा नेचर है बिजनेस का उसी हिसाब से भी फॉर्म का भी सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें कौन कौन से एंटरप्राइजेज होते हैं। यहाँ पे हम जिन एंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं वो केवल बिजनेस एंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, संस्थाओं की, स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की कोई बात नहीं हो रही है, केवल पब्लिक सेक्टर के बिजनेस एंटरप्राइज की बात। इसमें पब्लिक सेक्टर में जो बिजनेस एंटरप्राइज हो सकते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं
वो मिनिस्ट्री के ही एक डिपार्टमेंट की तौर पे काम करते हैं और मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन होते हैं। गवर्नमेंट फंक्शन करती है इनको अपने डिपार्टमेंट्स को मिनिस्ट्रीज के माध्यम से, ऐसे डिपार्टमेंट को सरकार चलाती है मिनिस्ट्री के माध्यम से। इनको कोई ऑटोनोमस दर्जा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट दर्जा नहीं होता है, ये कोई लीगल एंटिटी भी नहीं होते हैं, ये अपने आप में सरकार का ही एक हिस्सा होते हैं। ये इनका जो संचालन होता है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है और इनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। ये जो अंडरटेकिंग है ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं और इसलिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो इन पे एप्लीकेबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं इंडियन रेलवे और पोस्ट डिपार्टमेंट। फीचर्स, इसकी फीचर्स है फंडिंग एंड रेवेन्यू। इनका जो फंडिंग या रेवेन्यू है वो सीधा गवर्नमेंट की ट्रेजरी से आता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट के जो रूल हैं वो वही होते हैं जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज के होते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इन पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का और ये अकाउंटेबल होते हैं मिनिस्ट्री को। इनके कुछ मेरिट्स हैं कि इन पे कंट्रोल इफेक्टिव रहता है सरकार का, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हाई डिग्री की रहती है, सोर्स ऑफ इनकम होते हैं सरकार के लिए, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बिजनेस है वो इनके माध्यम से किए जाते हैं। लिमिटेशंस, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है सरकारी कंट्रोल ज्यादा रहने की वजह से, इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए अलाउड नहीं होते हैं ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का उतना एडवांटेज नहीं ले पाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, रेड टेपिज्म का इस पे खतरा बना रहता है, लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और कंज्यूमर नीड के प्रति इंसेंसिटिव रहते हैं क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशन से बंधे होते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन ऐसे संस्थाओं को कहा जाता है जिनका निर्माण किसी स्पेशल एक्ट के माध्यम से होता है, चाहे तो पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से या स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के माध्यम से। इनके फीचर्स होते हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो एक्ट के माध्यम से बनते हैं। इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं पूरी तरह से वो सरकार के द्वारा ओन्ड होते हैं, सरकार उनका ओनर होती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, ये ऑब्टेन करता है अपने फंड बोरोइंग के माध्यम से गवर्नमेंट से या अपने रेवेन्यूज के माध्यम से। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पे अकाउंटिंग और ऑडिट के वो प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं होते हैं जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे होते हैं, इनके अपने एक्ट के माध्यम से रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं इन एंटरप्राइजेज के वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं, बल्कि इनको एक अलग स्टेटस होता है और इन पे अपने रूल लागू होते हैं जो स्टैट्यूट के माध्यम से तय किए जाते हैं, ना कि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस। मेरिट्स, इसकी कुछ मेरिट हैं, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट रहते हैं सरकार के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उनके कंपैरिजन में इनको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, सरकार का इंटरफेरेंस कम होता है, ये अपने पॉलिसी और प्रोसीजर स्वयं बनाते हैं और वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कंपैरेटिवली तो फ्लेक्सिबल रहता है इसका ऑपरेशन बट उतना ज्यादा भी नहीं रहता है जितना कि कंपनीज का रहता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट इनमें भी बना ही रहता है, करप्शन इसमें पाया जाता है, मिलता है देखने को करप्शन भी इस टाइप के प्रोसीजर्स होने की वजह से। डिलेड एक्शन, एक्शन जो होते हैं उनमें कई दफे काफी देरी होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, ये इस्टेब्लिश की जाती है प्योरली बिजनेस पर्पज के लिए, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जब बनती है तो कंपनी बनाने का गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कंपटीशन की ट्रू स्पिरिट में काम कर पाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट, इस सेक्शन के तहत कहा गया है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका मतलब ऐसी कंपनी से है जिसकी पेड अप कैपिटल 51% से कम नहीं होनी चाहिए सरकार के पास, मतलब सरकार के पास कम से कम 51%, 51 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 51% जो पेड अप कैपिटल है वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास मिला करके वो। प्रोविजंस ऑफ एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजन इस पे अप्लाई होते हैं जब तक अदरवाइज कोई स्पेसिफाइड नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है।
प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब केवल है कि उसमें कम से कम 51% जो शेयर है वो सरकार का होना चाहिए। बाकी जो प्राइवेट के और पब्लिक के रूल है वो अपनी जगह है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर आम पब्लिक को बेचे जाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर आम पब्लिक को नहीं बेचे जाते हैं। तो बाकी रूल अपनी जगह हैं। सरकार चाहे तो 51% रख के और उसको लिस्ट करा सकती है मार्केट में और वो पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी, और सरकार चाहे तो अगर किसी को उसके शेयर सरकार नहीं बेचती है तो वो सरकार की प्राइवेट कंपनी होगी। द शेयर्स ऑफ कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट कंपनी है उसके शेयर परचेज किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। फीचर्स, इसकी फीचर है क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएट होती है। कंपनी कैन फाइल ए सूट, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, केस फाइल कर सकती है अपने नाम से। प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। मैनेजमेंट जो कंपनी का होता है वो अपने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू होता है। एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो सरकारी एम्प्लॉय नहीं रहते हैं बल्कि उस कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशन से अपॉइंट किए गए एम्प्लॉइज होते हैं। अकाउंट और ऑडिट के जो रूल हैं वो भी इसमें ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसके जो एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। फंड्स, गवर्नमेंट कंपनी के जो फंड है वो या तो वो गवर्नमेंट से प्राप्त करती है शेयर होल्डिंग के माध्यम से, या प्राइवेट शेयर होल्डर्स को भी शेयर बेचे जा सकते हैं। मेरिट्स, गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स हैं कि सेपरेट एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंपनीज एक्ट के तहत और सरकार के अपने रेगुलेशन के तहत इसको बनाया जा सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ये काम करती है, ऑटोनॉमी इसको ज्यादा होती है। अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस पे ये कर्ब करने का, रोक लगाने का काम करती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कंपनीज एक्ट का उतना ज्यादा रिलीवेंस रहता नहीं है क्योंकि सरकार के अपने रेगुलेशंस का भी इस पर प्रभाव रहता है। एवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये प्योर बिजनेस की तरह काम करती हैं इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको अवॉइड करती हैं। मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, इनका मैनेजमेंट सरकार के हाथ में रहता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर है यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जिस सेक्टर की ओनर सरकार होती है, उसका क्या रोल रहा है उसको दो फेजेस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1990। यहां तक जो रोल था वो था, पब्लिक सेक्टर को रोल दिया गया था कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट करेगा इंडिया में। इसके अलावा वो इन्वेस्ट करेगा ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां पे हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा जो इकोनॉमी के लिए एसेंशियल हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी डेवलप करने के लिए सभी रीजन्स को, और इसलिए जो पब्लिक सेक्टर है उसका ये भी रोल होगा कि वो डिफरेंट रीजन में अपने कारखाने इस्टेब्लिश करेगा। जब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट जहां पे होगी, ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट जहां पे होगी, वहां पे पब्लिक सेक्टर का रोल होगा। पब्लिक सेक्टर एक तरह से इकोनॉमिक पावर अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली जाए ज्यादा, उस पे ये चेक भी करेगा कंसंट्रेशन पे। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसके हाथ में इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए, इस बात पे भी चेक रखेगा पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए भी काम करेंगे। ये रोल था 47 में जो डिसाइड किया गया था। 48 में जो पॉलिसी बनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या 56 में बनी, उनमें इस सब का प्रभाव देखने को मिला। लेकिन 1990 में जाकर के चेंज आया, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। 1990 में जब इंडिया में क्राइसिस आया बहुत बड़ा, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उस टाइम पे डिसीजन हुआ कि अब जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसमें भी बदलाव लाया जाए, और इसके लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसीज को अपनाया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से। इसमें पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको फिर से रीडिफाइन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए 4 मेजर रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड 1991 की पॉलिसी में। सबसे पहला, पब्लिक सेक्टर के जो यूनिट्स होंगे उनमें उनको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जो पोटेंशियल है यानी कि जिनमें क्षमता बाकी है उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको रिवाइव करना संभव नहीं है उनको क्लोज कर दिया जाए। ऐसे नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं
उनमें गवर्नमेंट की इक्विटी को कम किया जाए 26% तक या उससे भी कम तक लाया जाए। फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, जो वर्कर्स है उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरीके से रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का जो रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर के लिए शुरुआत में जो रिजर्व थे वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, धीरे धीरे कम होती गई। 1956 के रेजोल्यूशन में 17 इंडस्ट्री रिजर्व रह गई पब्लिक सेक्टर के लिए। 91 में 8 इंडस्ट्री रिजर्व रह गई पब्लिक सेक्टर के लिए। 2001 में ओनली 3 इंडस्ट्रीज रिजर्व रही पब्लिक सेक्टर के लिए। प्रेजेंट में केवल 2 इंडस्ट्रीज हैं जो रिजर्व हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। रेलवेज में भी जो कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है कुछ एरियाज में, वो प्राइवेट सेक्टर में दिया जाने लगा है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ ए सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, यानी कि कुछ खास टाइप के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को के शेयर्स को डिसइन्वेस्ट किया गया, उनके शेयर्स को बेचा गया। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं वो रेफर की गई बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन टू डिसाइड वेदर ए सिक यूनिट वाज टू बी रिस्ट्रक्चर्ड और क्लोज डाउन। मतलब ऐसे जिनको सिक यूनिट कहा जाता है पब्लिक सेक्टर की, जो प्रॉफिट नहीं कमाती, उनको सिक यूनिट बोला जाता है। ऐसी यूनिट्स को रेफर किया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को। वो डिसाइड करेगा कि इनको चलाना है या इनको बंद करना है। अब ये हालांकि जो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन है, अब ये बदल चुका है और इसकी जगह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ली है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू एमओयू, ऐसे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनमें संभावना है कि वो रिवाइव कर सकते हैं, उनमें इंप्रूव करना एमओयू के माध्यम से। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक तरह से समझौता होता है। ये समझौता होता है गवर्नमेंट के बीच में, मिनिस्ट्री के बीच में और उस संस्था के मैनेजमेंट के बीच में, जो मैनेजमेंट उसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को संभाल रही होती है। ये एमओयू होता है कि अगर आप बेटर तरीके से रन करेंगे तो ये संस्था बनी रहेगी और ऑटोनॉमी भी आपको दी जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेज, मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइजेज बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके ऑपरेशंस एक देश से ज्यादा देशों में फैले होते हैं। डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन कहा जाता है ऐसी कंपनी को जो कंपनी एक देश के अंदर काम कर रही होती है, उस देश के निवासी उसको डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी को बोलते हैं जब किसी देश में किसी दूसरे देश की कंपनी आके काम करती है। जैसे इंडिया में अगर कोई विदेश की कंपनी आ रही है, काम कर रही है, तो उसको इंडिया के लिए फॉरेन कंपनी कहा जाएगा। नेशनल कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसका कस्टमर पूरे नेशन में होता है, यानी कि कोई कंपनी अगर इंडिया में ही पूरे देश में व्यापार कर रही है तो उसको नेशनल कंपनी बोला जाएगा। इंटरनेशनल कंपनी बोला जाएगा अगर कोई कंपनी अपने व्यापार को एक देश से आगे तक ले जाती है, जैसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के माध्यम से भी वो बिना बाहर इन्वेस्टमेंट किए भी बिजनेस दूसरे देशों के साथ कर सकती है, उसको इंटरनेशनल कंपनी कहा जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी को कहा जाता है जिसके इन्वेस्टमेंट बाकी देशों में भी होते हैं, हालांकि उनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग जो होती है वो हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। ग्लोबल कंपनीज कहा जाएगा उन कंपनीज को जिनके इन्वेस्टमेंट बहुत सारे देशों में है, वो मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेम कोऑर्डिनेट इमेज या ब्रांड के माध्यम से। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी है, अब गूगल है, अगर पूरे दुनिया में उसको गूगल कहा जाता है तो वो ग्लोबल कंपनी है। एक ही नाम से, एक ही ब्रांड से, एक ही सर्विस, एक ही फैसिलिटी अगर पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में दी जा रही है डिफरेंट कंट्रीज में, तो वो ऐसी कंपनी ग्लोबल कंपनी कहलाती है। ट्रांसनेशनल कंपनीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेंट्रल कॉर्पोरेट फैसिलिटी रखते हैं, मतलब एक जगह इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, बट जो डिसीजन मेकिंग का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, मार्केटिंग पावर्स का काम है, वो अलग अलग देश में वहां की मार्केट के अकॉर्डिंग देते हैं। इनकी फीचर्स होती हैं। अब यहाँ पे फीचर्स का मतलब चाहे ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, सब एक ही बात है, उन सब की फीचर्स की बात हो रही है। जो स्पेसिफिक मीनिंग थे वो अभी डिस्कस किए। फीचर्स हैं, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होते हैं, इनके पास कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशन के माध्यम से भी काम करते हैं, यानी कि एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है। टेक्नोलॉजी एडवांस रहती है, प्रोडक्ट इनोवेटिव रहते हैं इनके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इनकी अग्रेसिव मार्केटिंग होती है, एक्सपेंशन होता है, मार्केट टेरिटरी का अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहते हैं, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, कोई एक जगह कंपनी के हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां से बाकी ब्रांचेज को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर
का कॉन्सेप्ट या मीनिंग। जॉइंट वेंचर एक ऐसा बिजनेस का ग्राउंड वर्क होता है, एक ऐसा बिजनेस का तरीका होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस शेयर करते हैं आपस में अपने ओनरशिप को, एक्सपेंस को, रिटर्न्स को, प्रॉफिट को, गवर्नेंस को। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है रिसोर्सेज का एक पूल बनाना, एक्सपर्टाइज का पूल बनाना, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस के द्वारा एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। जो रिस्क और रिवार्ड है वो शेयर होते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो अपने जॉइंट वेंचर बनाते हैं। जो रीजन होता है जॉइंट वेंचर का, वो होता है बिजनेस का एक्सपेंशन करना, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना, नए मार्केट्स में जाना। इंडिया में जॉइंट वेंचर कंपनीज एक बेटर तरीका मानी जाती हैं बड़े बिजनेसेस को करने का। कोई सेपरेट लॉ नहीं होता है अलग से जॉइंट वेंचर्स के लिए। जॉइंट वेंचर्स दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और इक्विटी बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर जो होते हैं इनकी आपस में कोई कैपिटल नहीं बनती है, कोई ये नई संस्था नहीं बनाते हैं मिलकर के, केवल आपस में वो किसी फैसिलिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों के अपने आप में अलग अलग उनका अस्तित्व बना रहता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे फ्रेंचाइजी रिलेशनशिप। एक्टिव बेस्ड जॉइंट वेंचर वो होते हैं जो इक्विटी मिलकर के लगाते हैं, यानी कि कैपिटल फंडिंग करते हैं। दोनों संस्थाएं एक तीसरी संस्था बनाती हैं जिसमें कैपिटल फंडिंग वो करती हैं। जो संस्था जॉइंट वेंचर बनेगी वो कंपनी के फॉर्म में हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, वेंचर कैपिटल फंड हो सकते हैं। इन संस्थाओं के बीच में आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और जिसमें थॉरोली वो डिस्कस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, अपने सारे जो कंडीशंस होंगी, आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उनके बारे में पहले से ही लिख के रखते हैं। बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के जो बेनिफिट्स हैं वो हैं इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, नए मार्केट तक इनकी एक्सेस होती है, पहुंच बनती है, टेक्नोलॉजी तक इनकी पहुंच बनती है, इनोवेशन बनता है, यानी कि इनोवेशन कर सकते हैं, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है और एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम का फायदा मिल जाता है। अगर दोनों संस्थाओं में एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश्ड है और दूसरा एफर्ट ज्यादा कर रहा है तो इस तरह दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट मिलता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कोई इस तरह का एग्रीमेंट होता है किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिट यानी कि सरकारी क्षेत्र के बीच में और प्राइवेट पार्टनर के बीच में कि वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, सर्विस देंगे। पब्लिक पार्टनर जो होते हैं वो गवर्नमेंट एंटिटी हो सकते हैं, मिनिस्ट्री हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हो सकते हैं। प्राइवेट पार्टनर जो होते हैं वो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, लोकल, फॉरेन, इंटरनेशनल हो सकते हैं। पीपीपी जो है इसमें कोई एनजीओ या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। पीपीपी मॉडल में पब्लिक सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इंश्योर करता है सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल किए जाएं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है पीपीपी में वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट का हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर का जो रोल होता है वो अपने एक्सपर्टाइज को ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना होता है। पीपीपी मॉडल्स डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जिनमें बीओटी मॉडल, बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। इसकी खास बात होती है कि जो प्राइवेट पार्टनर होता है वो बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा और बाद में पब्लिक सेक्टर को यानी कि सरकार को ट्रांसफर कर देगा फैसिलिटी को। बीओओ मॉडल, बिल्ड, ओन, ऑपरेट, इसमें वो बिल्ड करेगा, बनाएगा, ओन करेगा और ऑपरेट भी करेगा। बीओएलटी इसमें बिल्ड करेगा, ओन करेगा, लीज करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा। डीबीएफओटी इसमें ये डिजाइन करेगा, बिल्ड करेगा, फाइनेंस करेगा, ऑपरेट करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो ये था आज का डिस्कशन और डिटेल के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक का कंटेंट है, डायरेक्टली आप आराम से बुक में से इन टॉपिक्स को सभी को पढ़ सकते हैं और फास्ट रिवीजन के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।